हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 8 एडमिशन का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ए और बी पार्टनर है और इनका रेशियो गिवन है। बैलेंस शीट अपने को गिवन है। यहाँ पे हमने पी और क्यू को एडमिट किया है और यहाँ पे न्यू रेशियो भी गिवन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो कॉपी में लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो जिसमें ए और बी होगा, A:B, जो कि 2:1। 2:1, 2:1 मतलब 2/3:1/3। यहाँ पे न्यू रेशियो भी गिवन है। न्यू रेशियो लिखो, A:B इज टू P:Q, जो कि है 3:2:1:1। इसको अपने लोग क्या लिख सकते हैं, 3/3 कितना होगा, 5, 6, 7। तो 3/7:1:1:7। ओके, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि जैसे पी और क्यू का शेयर कितना होगा, तो पी का शेयर कितना होगा, 1/7 और क्यू का 1/7। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखो, ये पॉइंट्स तो मैं आपको समझा दूंगी। सबसे पहले ये वाला देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है नंबर 6 में, द वैल्यू ऑफ रिजर्व, द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एंड द वैल्यू ऑफ एसेट अदर देन कैश वेयर नॉट टू बी ऑल्टर्ड। मतलब कैश के अलावा रिजर्व, लाइबिलिटी और एसेट का वैल्यू ऑल्टर नहीं होगा। ठीक है या नहीं? तो एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि कैश के अलावा ये लोग ऑल्टर नहीं होंगे। इसका मतलब सिर्फ कैश का वैल्यू होगा जो ऑल्टर हो सकता है। ठीक है, और किसी का भी वैल्यू ऑल्टर नहीं होगा। अब पहले हम लोग ये समझते हैं कि अगर रिजर्व ऑल्टर नहीं होगा, इसका मतलब क्या है। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि न्यू पार्टनर के आने से पहले रिजर्व क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे ये लोग क्या है कि रिजर्व ऑल्टर नहीं होगा, मतलब रिजर्व को हाथ ही नहीं लगाओगे, जैसा है वैसा रख दोगे। हाँ या ना? जैसे बैलेंस शीट में रिजर्व है ना, इसको हाथ नहीं लगाओगे, इसको एज इट इज क्या करेंगे, फिर अपने लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो बैलेंस शीट में लिखो रिजर्व। रिजर्व इस तरीके से लिखना कि कैपिटल के बाद में यही रिफ्लेक्ट हो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिजर्व 525। एक बार मैं फिर बोली हूँ, ध्यान से समझो। नॉर्मली क्या होता है कि न्यू पार्टनर के आने से पहले रिजर्व डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे क्या बोला है कि रिजर्व ऑल्टर नहीं होगा, मतलब रिजर्व में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब रिजर्व एज इट इज बैलेंस शीट में रहेगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, रिजर्व अगर एज इट इज बैलेंस शीट में रहेगा तो क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकता है फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होगा कि क्योंकि रिजर्व डिवाइड नहीं हुआ, तो अब जब फ्यूचर में रिजर्व डिवाइड होगा तो पी और क्यू को भी मिलेगा। हाँ या ना? जैसे अभी रिजर्व डिवाइड नहीं हुआ है तो फ्यूचर में डिवाइड होगा रिजर्व, और जब फ्यूचर में डिवाइड होगा तो पी और क्यू को भी मिलेगा। हाँ या ना? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पी और क्यू से फिर कंपेंसेशन मंगवा लेंगे। एक मिनट। देखो, रिजर्व ना डिवाइड नहीं हुआ। नॉर्मली क्या होता है कि न्यू पार्टनर के आने से पहले होता है। अब रिजर्व क्योंकि अभी डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि रिजर्व अभी डिवाइड नहीं हुआ तो फ्यूचर में डिवाइड होगा। अब फ्यूचर में जब रिजर्व डिवाइड होगा तो ए बी को तो मिलेगा ही, पी और क्यू को भी मिल जाएगा। हाँ या ना? जबकि पी और क्यू ने तो कोई रिजर्व बनाया ही नहीं था। हाँ या ना? तो क्योंकि पी और क्यू फ्यूचर में क्या करेंगे, गेन करेंगे।
पी और क्यू को पता है कि वो लोग फ्यूचर में क्या करेंगे, गेन करेंगे, तो पी और क्यू अभी पैसा लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी शेयर ऑफ रिजर्व। पी कितना लाएगा, पी थोड़ी ना पूरा रिजर्व का पैसा लाएगा, जितना रिजर्व उसको फ्यूचर में मिलेगा उतना वो लेकर आएगा। पी को पता है सब कुछ 1/7 जितना मिलता है, तो वो लाएगा भी कितना, 1/7 जितना। तो 525 का 1/7 करो कितना होगा, 75,000। वैसे अपने लोग क्यू का भी कर लेंगे, क्यू शेयर ऑफ रिजर्व 525 का 1/7, इसका भी 1/7 था, 75,000। अब एक एक को कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पे पी फ्यूचर में गेन करेगा, हाँ या ना, तो पी को पैसा लाना होगा। अब देखो पार्टनर ना सिर्फ कैपिटल का पैसा ला सकते हैं और गुडविल का, उसके अलावा वो कभी भी कोई चीज का पैसा नहीं लाएंगे, ठीक है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कैपिटल से निकालेंगे। जब हम लोग पी के कैपिटल से निकालेंगे, तो पी का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, कम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट, हाँ या ना। तो फिर अपने लोग लिखेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है या नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हम लोग पी के अकाउंट से क्यों पैसा निकाल लिए। जैसे हमने पी के कैपिटल से निकाला है ना पैसा, तो पी क्यों अलाउ किया, क्योंकि उसको पता है कि वो फ्यूचर में गेन करेगा। अगर पी फ्यूचर में गेन करेगा, तो कंफर्म है ना ए और बी फ्यूचर में क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, हाँ या ना। तो ये पैसा किन में डिवाइड हो जाएगा, ए और बी में हो जाएगा। तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आपकी बुक में पता है क्या है, रिजर्व साइड इन्होंने डिवाइड कर दिया होगा, ध्यान नहीं है मेरे को, पर किया है या नहीं मेरे को कंफर्म नहीं है। एक बार आप चेक कर लेना, एक बार मैं ही चेक कर लेती हूँ कि रिजर्व डिवाइड किया है कि नहीं इन्होंने। देखो इन्होंने रिजर्व डिवाइड किया है, जबकि यहाँ पे लिखा है कि रिजर्व ऑल्टर नहीं होगा, मतलब चेंज चेंज नहीं करना है रिजर्व को, मतलब एज इट इज ये बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो सॉल्यूशन साइड सही नहीं है। आप यही करना, अगर कभी भी लिखा हो कि रिजर्व चेंज नहीं होगा तो, ठीक है। अच्छा ए और बी में कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो चलो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे ओल्ड ओल्ड डे को ए और बी का क्या है, 2:1 है, और न्यू क्या है, 3:2। अगर ए और बी का 2:1 होता ना, तो हम कंफर्म रहते कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2:1 होगा। क्योंकि सेम नहीं है तो अपने को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने लोग सैक्रिफाइसिंग पोर्शन निकालेंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, हाँ या ना। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालोगे, ए को जो पहले मिलता था, ए को जो पहले मिलता था अब जो मिलेगा माइनस कर लो, तो सैक्रिफाइसिंग मिल जाएगा। डेफिनेटली पहले ए को ज्यादा मिलता था इसलिए ओल्ड, बाद में फिर मैंने न्यू लिखा। ए कितना है, 2/3, और बी का ओल्ड कितना है, 1/3। फिर हम लोग कहेंगे माइनस माइनस, और ए का न्यू कितना है, 3/7, 3/7, और बी का न्यू कितना है, 2/7, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं कितना होगा एलसीएम। 3 और 7 का आप एलसीएम करोगे तो आएगा 21। तो इधर लिखेंगे 21। अब ऊपर लिखेंगे 21 से क्या होगा, नीचे वाला डिवाइड ऊपर वाला इनटू। तो 21 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 7। 7 × 2 14। अब 21 डिवाइडेड बाई 7 3, 3 × 3 9। सॉल्व करोगे तो आएगा 14 - 9 5। तो 5/21। अब सिमिलरली इसको भी कर लेते हैं। 3 और 7 का एलसीएम 21 होगा। अब 21 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 7। 7 × 1 7। 21 डिवाइडेड बाई 7 3। 3 × 2 6। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/21, ठीक है। तो अब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेंगे।
A/B, जो कि होगा 5/21:1. अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हम लोग डिनोमिनेटर को हटा सकते हैं, तो 5:1. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुआ 5:1. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5:1. पी का कितना, पी से कितना लेना है, 75. इस 75 को डिवाइड करो तो आएगा 62,500 और 12,500. ठीक है, तो इसका पोस्टिंग कर लेते हैं पहले. पी के, देखो डेबिट में पी के कॉलम में 75 लिखना है. डेबिट में पी के कॉलम में 75,000 क्या बोल के लिखेंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट. ठीक है, और शायद और एक दो बार आ सकता है, तो हम लोग डैश दे के रिजर्व लिख देते हैं. ठीक है, ये क्या चीज का है वो हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि शायद एक दो बार शायद आएगा. ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं नहीं आया तो फिर आप हटा देना. ठीक है, अब 75,000 को तोड़ के लिखना है. कैसे लिखेंगे, 62,500, 62,500, 12,500. फिर नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में ए के कॉलम में 62,500, क्रेडिट में ए के कॉलम में 62,500, बी में 12,500. बाई क्या होगा, पीस कैपिटल अकाउंट. अब बहुत जन को ऐसा लगता है कि दीदी क्यू का भी साथ में करवा देते तो क्या प्रॉब्लम था. देखो साथ में कर सकते थे, पोस्टिंग में आपको थोड़ा दिक्कत होता, इसलिए मैंने क्या किया, एक एक को मैं कंप्लीट करा रही हूँ. अब देखो क्यू का करेंगे तो सेम ही तो होगा, क्योंकि सेम वैल्यू है. तो पी की जगह क्या हो गया, क्यू हो गया, हाँ या ना, सेम ही जर्नल होगा. अब डेबिट में जाएंगे, क्यू के कॉलम में 75, डेबिट में क्यू के कॉलम में 75 क्या बोल के, टू ए टू बी, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है. अब इसको तोड़ के लिखेंगे तो 62,500, 12,500 होगा. अब क्रेडिट में जाएंगे, ए के कॉलम में 62,500, ए के कॉलम में 62,500, बी के कॉलम में 12,500. क्या बोल के, बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट, डैश दे के रिजर्व. इधर अपने को दो बार लिखना पड़ा. अब आगे देखो क्या लिखा है. देखो रिजर्व वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया. रिजर्व अगर डिवाइड नहीं होगा तो वो बैलेंस शीट में आ जाएगा, और जो भी गेन करेंगे वो लोग उनकी कैपिटल से निकाल के जो सैक्रिफाइस करेंगे उनमें डिवाइड हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. अब यहाँ पे एक और चीज लिखा है कि एसेट और लाइबिलिटी भी ऑल्टर नहीं होगा. यहाँ पे आप एक चीज चेक करना कि ये वैल्यूएशन का यहाँ पे पॉइंट गिवन है, पर यहाँ पे बोला है कि एसेट और लाइबिलिटी ऑल्टर नहीं होगा. ऑल्टर नहीं होगा मतलब ये वैल्यू नहीं होगा, ठीक है या नहीं. पर ये वैल्यूएशन का तो पॉइंट गिवन है, तो फिर कैसे नहीं होगा. तो आप इस केस में क्या करोगे, जब आपको बोले ना कि ये वैल्यू नहीं करना है पर ये वैल्यूएशन का पॉइंट गिवन है, तो आप पहले ये वैल्यूएशन कर लेना. ठीक है, और फिर उस इवैल्यूएशन का वैल्यूएशन को आप बुक से हटा देना. ठीक है या नहीं. अगर अगर क्वेश्चन में बोला है कि ये वैल्यू नहीं करना है पर ये वैल्यूएशन के पॉइंट्स गिवन है, तो अपने पहले ये वैल्यूएशन कर देंगे और फिर उस इवैल्यूएशन को हटा देंगे. ठीक है या नहीं. जब हम इवैल्यूएशन करेंगे फिर हटाएंगे तो अल्टीमेटली कोई इफेक्ट रहेगा ही नहीं, हाँ या ना. तो क्योंकि अल्टीमेटली कोई इफेक्ट रहेगा नहीं तो वो चीज बैलेंस शीट में कभी आएगा नहीं. जैसे यहाँ पे देखो प्लांट एंड मशीन स्टॉक कम हो गया, तो एक बार आप कर लो ये वैल्यू फिर उसको हटा दो. अब क्योंकि हम हटा देंगे तो अल्टीमेटली स्टॉक और प्लांट एंड मशीन है, अल्टीमेटली बैलेंस शीट में उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि हम तो हटा देते हैं ना. जैसे किसी के दिमाग में कि दीदी ठीक है ये वैल्यूएशन करे तो स्टॉक कम हुआ, तो चलो बैलेंस शीट में भी स्टॉक कम कर देते हैं, तो मत करना. क्यों, क्योंकि उसका इफेक्ट हम लोग हाथों हाथ बाद में हटा भी देंगे, तो अल्टीमेटली उसका कोई इफेक्ट रहा ही नहीं, तो बैलेंस शीट में फिर कुछ आएगा ही नहीं. क्या ये बात क्लियर है. अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब आपको कोई बोले ना कि ये वैल्यू नहीं करना है, ठीक है या नहीं, तो उस केस में हम लोग ये वैल्यू करके भी हटाएंगे. तो उस केस में अपने को मेमोरेंडम इवैल्यूएशन बनाना है. जैसे यहाँ पे बोल दिया है कि मेमोरेंडम इवैल्यूएशन बनाना है, अगर नहीं भी बोलता तो अपने को ध्यान रखना है कि अगर ये वैल्यू करके हटाना है तो उस केस में मेमोरेंडम इवैल्यूएशन ही बनेगा. ठीक है, तो चलो अब एक एक पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं. यहाँ पे सबसे पहले देखो अपने को गुडविल गिवन है.
गुडविल कैसे निकालना है? 2 ईयर परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ये लिख के मैं आपको समझाती हूँ। कॉपी में लिखो गुडविल इक्वल टू, गुडविल इक्वल टू 2 ईयर परचेस, 2 ईयर परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है। ओके, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? गुडविल इक्वल टू 2 ईयर परचेस का मतलब टू ही होता है, 2 ईयर परचेस मतलब टू, ऑफ का मतलब होता है इनटू द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए? वेटेड एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का। तो एक स्टेटमेंट हम लोग बना लेंगे जहां पे हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। पर्टिकुलर्स, और देखो 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। देखो 31/3/19 को ईयर एंड हुआ है, हाँ या ना? तो स्टार्ट कब हुआ होगा? अप्रैल 18 में, तो 18/19, फिर होगा 19/20, फिर होगा 20/21। क्या ये बात क्लियर है? आपको गिवन था ना कि ईयर एंड हुआ है 31/3/19 को, 19 को एंड हुआ है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? अप्रैल 18 में। तो 18/19, 19/20, 20/21, ऑलवेज पहले लास्ट ईयर से फिर करंट ईयर में लिखोगे। अब यहाँ पे लिखो प्रॉफिट्स, जो कि है 37,000, 40,000 और 45,000। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे वेट। यहाँ पे देखो वेट्स गिवन नहीं है अपने को, ठीक है या नहीं? तो कुछ नहीं बोलेगा तो 1 2 3 ले लेना। फिर अपने लिखेंगे वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा? वेटेड प्रॉफिट बोला है ना, तो वेट इंटू प्रॉफिट कर लो। वेट इंटू प्रॉफिट, वेट इंटू प्रॉफिट कितना होगा? 37 इंटू 1 37, 40 इंटू 2 80, 45 इंटू 3 होगा 135। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नीचे लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट लिखोगे आप, हाँ या ना? टोटल कौन सा प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट या टोटल वेटेड प्रॉफिट? अगर टोटल प्रॉफिट ही लेना था तो फिर वेटेड प्रॉफिट क्यों निकालते, हाँ या ना? डेफिनेटली हम लोग टोटल वेटेड प्रॉफिट लेंगे। डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 3 करोगे या क्या करोगे? क्योंकि वेटेड है तो डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स करेंगे। ठीक है। नॉर्मली ऐसे तो 3 साल का है तो डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, पर अगर वेटेड एवरेज करे हो तो डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स होगा। ठीक है। फिर अपने लोग लिखेंगे इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है? 37, 80, 135 डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स कितना है? 1 2 और 3। फिर देखते हैं टोटल कितना आएगा। 37 + 80 + 135, 252 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 1 2 3, इनको प्लस करोगे तो 6 आएगा। सॉल्व करते हैं। 42,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 42,000। अब अपने लोग गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल इक्वल टू 2 × 42,000। तो गुडविल इक्वल टू कितना आएगा? 84,000। 84,000 आएगा गुडविल। अब देखो न्यू पार्टनर जब आएगा तो उससे हम लोग क्या करेंगे? गुडविल का पैसा मंगवाएंगे या नहीं? जब न्यू पार्टनर आएगा तो हम लोग उससे क्या करेंगे? गुडविल का पैसा मंगवाएंगे। तो देखते हैं कि पी से कितना मंगवाएंगे। पी शेयर ऑफ गुडविल 84,000 में हम लोग पी से कितना मंगवाएंगे? 1/7, जो कि कितना हुआ है? 12,000। और क्यू से भी वही सेम मंगवाएंगे क्योंकि सेम शेयर है, 12,000। ठीक है। तो पहले हम लोग पी का कर लेते हैं। एक बार चेक करते हैं कि पी और क्यू गुडविल का पैसा लाए हैं कि नहीं। एक बार चेक करो कि कहीं पे लिखा है कि पी और क्यू पैसा लाए हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो पी और क्यू गुडविल का पैसा लाए हैं कि नहीं, कुछ बोला नहीं है।
कुछ नहीं बोला तो आप अज्यूम करना कि वो लोग नहीं लाए हैं, ठीक है या नहीं। यहाँ पे देखो कुछ बोला नहीं है कि पी और क्यू पैसा लाए हैं कि नहीं। अगर कुछ नहीं बोला तो अज्यूम करना कि वो लोग नहीं लाए हैं पैसा, ठीक है। अब वो लोग नहीं लाए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उनके कैपिटल से निकालेंगे। तो हम लोग पी के कैपिटल से निकालेंगे। पी के कैपिटल से अगर आप निकालोगे तो पी का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम। कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, कम करोगे तो क्या होगा, डेबिट। तो फिर एंट्री हो जाएगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। पी के अकाउंट से कितना निकालोगे, 12,000। अच्छा, पी के अकाउंट से क्यों निकालें, क्योंकि पी फ्यूचर में गेन करेगा। तो ए और बी क्या करेंगे, सैक्रिफाइस। तो ये पैसा ए और बी में डिवाइड हो जाएगा। ये पैसा ए और बी में डिवाइड हो जाएगा, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग। क्योंकि पी फ्यूचर में गेन करेगा इसलिए हमने पी के अकाउंट से निकाला है। तो पक्का ए और बी क्या होंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। तो ये पैसा ए और बी में डिवाइड हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी निकाल के रखा था जो कि है 5:1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5:1। तो डिवाइड करते हैं, कितना होगा। डेबिट में पी के कॉलम में 12,000 होगा। डेबिट में पी के कॉलम में 12,000। टू क्या होगा, टू इज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू इज कैपिटल, टू बीस कैपिटल। और 12,000 को डिवाइड करना है अपने को, कैसे डिवाइड करेंगे, 10,000 और 2,000। 10,000 और 2,000 में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे गुडविल का कर रहे हैं तो डैश दे के लिख देंगे गुडविल। देखो वापस से टू ए टू बीस आया तो अच्छा हुआ अपने लोग ने पहले रिजर्व लिख दिया था ऊपर में। अब क्रेडिट में जाएंगे और ए के कॉलम में 10,000, ए के कॉलम में 10,000 और बी के कॉलम में 2,000। क्या बोल के, बाई पीस कैपिटल अकाउंट। डैश दे के लिख देंगे गुडविल। अब सेम जर्नल क्यू के लिए भी होगा, क्यू से भी तो पैसा लेंगे। तो पी की जगह क्या हो जाएगा, क्यू, सेम जर्नल होगा। डेबिट में क्यू के कॉलम में 12,000। क्या बोल के, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। और 12,000 को डिवाइड करोगे तो 10,000, 2,000 आएगा। अब इधर भी डैश देके लिखो गुडविल। फिनेस क्रेडिट में ए के कॉलम में 10,000, ए के कॉलम में 10,000, बी के कॉलम में 2,000। क्या बोल के, बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट, डैश दे के गुडविल। फिनेस देखते हैं क्या गिवन है। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टॉक और प्लांट एंड मशीन कम हो गया है, हाँ या ना। स्टॉक डेबिट होता है, कम करोगे तो क्रेडिट होगा। स्टॉक डेबिट होता है, कम करोगे तो क्रेडिट होगा। तो लिखो टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक को कितने से कम करना है, 10% से कम करना है। एक बार स्टॉक देखो है कितना, 3 लाख। 3 लाख का 10% होता है 30,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30,000। और मेमोरेंडम, ये वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब मेमोरेंडम के डेबिट में लिखेंगे 30,000। क्या बोल के, टू स्टॉक अकाउंट। अब नेक्स्ट आपके दिमाग में होगा कि दीदी स्टॉक को भी कम कर दो। बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये एंट्री बाद में अब रिवर्स भी होगा, ठीक है। इस एंट्री को हम पक्का बाद में रिवर्स करेंगे तो अल्टीमेटली स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो हम लोग बैलेंस शीट में कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या था कि प्लांट एंड मशीन भी कम हो गया है। प्लांट एंड मशीन भी 10% से कम हुआ है। तो चलो प्लांट एंड मशीन को कम कर देते हैं। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, 5 लाख था, 10% करोगे तो 50,000। मेमोरेंडम, ये वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000। अब मेमोरेंडम के डेबिट में लिखेंगे 50,000। क्या बोल के, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट।
अब आपके दिमाग में होगा दीदी बैलेंस शीट में जाके क्या प्लांट एंड मशीन को कम करना है? आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि ये एंटी बाद में रिवर्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली प्लांट एंड मशीन में तो कुछ आना ही नहीं है, तो इसलिए कुछ भी नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट देखो क्या है कि बिल्डिंग 10,11,000 का हो गया। पहले 9 लाख था, 10,11,000 का हो गया। तो बिल्डिंग तो ज्यादा हो गया। तो एंट्री क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने से बिल्डिंग ज्यादा हुआ है? माइनस अगर हम लोग करेंगे 10,11,000 को 9 लाख से माइनस करो तो आएगा 1,11,000। और टू क्या हो जाएगा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बिल्डिंग, अब आप सोचोगे कि बिल्डिंग को ज्यादा कर दे क्या? आंसर नहीं, क्योंकि इसको हम लोग रिवर्स करेंगे। ये एंटी पक्का रिवर्स होगा। ठीक है। तो अगर ये एंटी रिवर्स होगा तो इफेक्ट तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो फिर बैलेंस शीट में अपने लोग कुछ नहीं लिखेंगे। अब वैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखो 1,11,000। क्या बोल के? बाई बिल्डिंग। इसमें अकाउंट लिखने की, अच्छा ठीक है लिख लो, कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 10,000 का, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो लाइबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट बोल के। तो टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट 10,000 और मेमोरेंडम ये वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब ये वैल्यूएशन के डेबिट में 10,000 होगा। क्या बोल के? टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। फिर नेक्स्ट आपके दिमाग में होगा कि दीदी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दिखा दो ना। एक्चुअल में ये एंटी भी रिवर्स होगा, हाँ या ना? क्योंकि ये एंटी रिवर्स होगा तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा। अब आपके दिमाग में होगा कि दीदी लाइबिलिटी तो दिखाए है तो इसको मेमोरेंडम में ऐसा क्यों? आपको पता है क्वेश्चन में लिखा था कि वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, मतलब लाइबिलिटीज का जो वैल्यू है ना वो अनऑल्टर्ड रहेगा। ठीक है या नहीं? तो अगर आप ये दिखा दोगे तो लाइबिलिटी ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? क्वेश्चन में क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी सेम रहेंगे, मतलब ना ज्यादा होगा ना कम। अगर आप ये एंट्री दिखा दोगे तो लाइबिलिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है या नहीं? तो इसलिए हम लोग इसको नहीं दिखाएंगे। जैसे यहाँ तो मैंने दिखाया है, फिर नेक्स्ट एंट्री में मैं इसको रिवर्स कर दूंगी। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? बुक से हट जाएगा। तो फिर फाइनली ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन है। ये तो हो गया 6 नंबर। ये थोड़ा ध्यान से देखो क्या लिखा है। पी और क्यू कैपिटल लाएंगे। ठीक है या नहीं? इक्वल टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट कंसिडरिंग बीस कैपिटल एज बेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। पहले सारा एडजस्टमेंट कर लेते हैं फिर इसको देखते हैं कि कैसे करना है। एक बार इसको पेंडिंग में रखती हूँ, ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। कैपिटल क्रेडिट होता है तो क्रेडिट में लिखो। ए के कॉलम में लिखो 8 लाख और बी के कॉलम में 4 लाख। बैलेंस शीट में बैलेंस गिवन होते हैं और बैलेंस को कैसे लिखोगे? बैलेंस बीडी। तो फिर लिखो बाई बैलेंस बीडी। फिर रिजर्व हो गया है, क्रेडिटर्स लिख लो बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स 275। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल है 1 लाख। फिर आगे देखो प्लांट एंड मशीनरी है जो कि है 5 लाख। बिल्डिंग 9 लाख। देखो ये वैल्यू तो हुआ था पर वो कैंसिल भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तो कोई इफेक्ट रहा नहीं, इसलिए ये ओल्ड ओल्ड वैल्यू में ही आ रहा है। डेटर्स 250। स्टॉक 3 लाख। और कैश डेबिट है होता है तो डेबिट में वैल्यू लिखो 150। और ये बैलेंस शीट्स में था, मतलब ये बैलेंस है। और बैलेंस को बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे। ठीक है। अब जल्दी से पहले मेमोरेंडम इवैल्यूएशन को टैली करो। नीचे काफी स्पेस रखना क्योंकि ये सब रिवर्स होने वाले हैं। ठीक है। तो नीचे स्पेस रखना। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1,11,000।
21,000 का डिफरेंस आएगा जो कि पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड होगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डैश दे के लिखेंगे प्रॉफिट ऑन ये वैल्यूएशन। डेफिनेटली न्यू पार्टनर के आने से पहले होता है तो ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगा ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या था सब में 2:1, तो 2:1 में करो 14 और इधर होगा 7। ठीक है, अब देखो टू कैपिटल हुआ है ना, तो कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय मेमोरेंडम इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे लिखो बाय मेमोरेंडम इवैल्यूएशन अकाउंट, डैश देके प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन 14 और 7। अब अपने को क्या करना है, जैसे मैंने बोला ना कि इसको दिखाएं तो अब इसको हटाएंगे भी, तो एक एक करके हटाते हैं। जैसे टू स्टॉक है तो हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 22 स्टॉक हो जाएगा कि नहीं। तो 22 स्टॉक लिखो 30,000। फिर बाई प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा 50,000। क्या ये चीज क्लियर है क्या। जैसे हमने टू स्टॉक दिखाया, अब हम लोग रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, बाई स्टॉक हो जाएगा। टू प्लांट एंड मशीन है तो बाई प्लांट एंड मशीन है। बाई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, सॉरी टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो बाई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो जाएगा, बाई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन दिखाया है, हाँ या ना, इसको भी अब रिवर्स करो तो हो जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है या नहीं। इधर पक्का 21,000 का ही डिफरेंस आएगा। यहाँ पे देखो मैंने प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन दिखाया है, हाँ या ना। अब हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन को हटाएंगे, प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन रिटर्न बैक। क्या ये बात क्लियर। अब हमको क्या है कि सब कुछ हटाना है, जैसे स्टॉक टू प्लांट एंड मशीन, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हटाएंगे कैसे, बाई करके। अब यहाँ देखो मैंने प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन दिखाया है तो इसको भी अब हम लोग हटाएंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन दिखाया है तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन क्या होगा, ये टर्न बैक। ठीक है या नहीं। यहाँ पे देखो बाई बिल्डिंग है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा टू बिल्डिंग अकाउंट 1,11,000। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन किस में रिटर्न बैक होगा। देखो जब भी आपको रिकॉर्ड करना है और कैंसिल करना है, दोनों काम आपको करना है क्वेश्चन में। ठीक है, कभी भी, मतलब सिर्फ ये नहीं कि यही पॉइंट के लिए मैं बोल रही हूँ, कोई भी पॉइंट के लिए अगर कभी भी आपको आपको रिकॉर्ड भी करना पड़ा और कैंसिल भी करना है, दोनों काम अगर आपको करना है तो आप ऑलवेज कंफर्म है ना कि रिकॉर्ड वो ओल्ड रेशियो में होगा और कैंसिल न्यू रेशियो में करना है। ठीक है, जब भी आपको एग्जाम में कोई चीज को रिकॉर्ड करने बोल रहा है और फिर कैंसिल करने पे बोल रहा है, ठीक है या नहीं, तो आप एकदम कंफर्म है ना कि रिकॉर्ड ओल्ड में होगा और कैंसिल न्यू में होगा। ठीक है या नहीं। न्यू रेशियो का मतलब क्या है, ए बी तो होंगी और पी क्यू बी आ जाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखो ए बी पी और क्यू। तो न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे, न्यू रेशियो क्या था, 3/7 था, हाँ या ना। तो 21,000 इंटू 3/7, तो इधर हो जाएगा 9,000। फिर 21,000 इंटू 2/7, तो इधर हो जाएगा 6,000। फिर डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो 3,000। आप एकदम कंफर्म है ना कि इधर 21,000 का ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। जब अपने लोग दोनों तरफ टैली करेंगे तो इधर से देखोगे। ठीक है, इधर 1,11,000 है, इधर भी कंफर्म है ना 1,11,000 ही होगा। अब देखो आपने बाई कैपिटल लिखा है तो कैपिटल में क्या होगा, टू मेमोरेंडम इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे लिखो मेमोरेंडम टू मेमोरेंडम इवैल्यूएशन अकाउंट, डैश दे के लिखोगे प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन ये टर्न बैक। ठीक है, आप पूरा लिख लेना ये टर्न बैक कितना होगा, 9,000, 6,000, 9,000, 6,000, 3,000 और 3,000। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नंबर 7 पॉइंट बाकी है, उसके लिए अपने को पहले कैपिटल को टैली करना होगा। तो जल्दी से पहले सारे कैपिटल को टैली कर लेते हैं।
ये जो डिफरेंस आएगा इसको क्या बोल के लिखेंगे, बैलेंस सीडी। तो टू बैलेंस सीडी, और इधर हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी, और ये टू बैलेंस सीडी इधर जाके बीडी हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी। कितना है, 950 और 430। ये सीडी इधर से आगे बीडी हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी, कितना, 90, 90। अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोला था। क्या लिखा है कि पी और क्यू पैसा लेकर आएंगे, कैपिटल लाएंगे, इक्वल टू डे शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब अपने शेयर जितना लाएंगे। पी और क्यू का शेयर कितना है, 1/7, तो वो लोग 1/7 जितना पैसा लाएंगे, और अपने को बी को ऐसा बेस मान के डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बीस कैपिटल, बी को बेस मानना है, तो बी का कैपिटल कितना है एक बार देखते हैं। कैपिटल अकाउंट में आओ, और बी का कितना है, 430। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 430। बी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि पी और क्यू कितना लाएंगे। तो 20 कैपिटल तो हो गया, अब साथ में 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिखेंगे। 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन सा लेना है, ओल्ड या न्यू। एक्चुअली बी के बेसिस पे पी और क्यू का निकलेगा, हाँ या ना। तो जब पी और क्यू का निकलेगा तो डेफिनेटली न्यू रेशियो ही लेना सही रहेगा। तो न्यू पोर्शन हम लोग बी का लेंगे, जो कि है 2/7। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2/7। अच्छा, ये चीज देख के मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि 2/7 के लिए बी कितना कैपिटल ला के रखा है, 430, हाँ या ना। 2/7 के लिए बी कितना कैपिटल लेकर आया है, 430। अगर बी को पूरा ही प्रॉफिट चाहिए, मान लो पूरा 1 चाहिए, तो उसको कितना कैपिटल लग के रखना होगा। सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 15,05,000। ठीक है या नहीं। एक से ध्यान से समझना, 2/7 के लिए बी इतना कैपिटल फॉर्म में रख के रखा है। अगर उसको पूरा प्रॉफिट चाहिए मतलब 1, तो उसको कितना कैपिटल रखना होगा, इतना। ये जो 430 है ना, ये क्या है, कैपिटल है। कितने के बराबर, 2/7 के बराबर। 15,05,000 क्या है, कैपिटल है, कितने के बराबर, 1, 1 मतलब टोटल। तो लिखेंगे टोटल कैपिटल कितना है, 15,05,000। टोटल कैपिटल क्या, ओल्ड फॉर्म या न्यू फॉर्म, डेफिनेटली न्यू फॉर्म होगा। कुछ नहीं बोला तो ऑलवेज आप इसको न्यू फॉर्म ही मानना, ठीक है। क्योंकि इसी के बेसिस पे पी और क्यू निकालेंगे, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। अब देखो, पी और क्यू कितना लेकर आएंगे, 1/7 अपने हिस्से जितना। तो लिखो पीस कैपिटल इक्वल टू क्यूज कैपिटल इक्वल टू, ये लोग अपने शेयर इतना लाएंगे, मतलब 1/7 जितना वो लोग लेकर आएंगे। 1/7 किसका, टोटल का। तो 2,15,000। अच्छा, कैपिटल देखो यहाँ पे मैंने खुद कंप्यूट किया, तो ये क्या बोल के आएगा, बैलेंस सीडी। याद है मैंने पहले भी आपको बोला था कि कैपिटल अगर आप खुद कंप्यूट करोगे तो वो ऑलवेज बैलेंस सीडी बोल कर ही आएगा। तो यहाँ पे लिखो टू बैलेंस सीडी। जब भी कैपिटल आप खुद कंप्यूट करो वो ऑलवेज बैलेंस सीडी ही होगा। तो 2,15,000, 2,15,000। ये ए का कॉलम है, ये बी का है, पी और क्यू, तो पी और क्यू में मैंने लिख दिया। अच्छा, पी और क्यू का तो बैलेंस सीधी इतना होगा। ए और बी का कितना होगा, जो पहले था वही होगा, क्योंकि ए और बी में चेंजेस नहीं आएगा, चेंजेस किस में आएगा, पी और क्यू में आएगा। ठीक है, तो पी और क्यू में ही आपको लिखना है। कैपिटल को टैली करेंगे, ए का तो सेम ही आएगा, और बी में भी सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। पी में देखते हैं कितना होगा। और इधर भी 3,05,000 का डिफरेंस आएगा। ये जो डिफरेंस आएगा क्या बोल के आएगा, देखो पी और क्यू ना अभी तक पैसा नहीं लाए हैं, ये चेक करो यहाँ पे। देखो पी और क्यू अभी तक पैसा नहीं लेकर आए हैं, तो जो डिफरेंस आया है इसका मतलब इतना वो लोग अब पैसा लेकर आए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट।
और डैश दे के लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। अब इधर बाई कैश है तो कैश में टू कैपिटल होगा, तो कैश में लिख देंगे टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, 3,05,000। अब यहाँ पे देखो सीडी है ना, तो यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा, बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी कितना, 950, 430, 2,15,000, 2,15,000। अब हम लोग इसको बैलेंस शीट में लिख देंगे। बैलेंस शीट में कैपिटल ए, बी, पी और क्यू। 950, 430, 2,15,000, 2,15,000। टोटल करते हैं कितना होगा। टोटल कैपिटल 18,10,000 आया। एक डाउट आपका ये भी होगा कि दीदी यहाँ तो टोटल कैपिटल 15 लाख था, हाँ या ना। उधर बैलेंस शीट में डिफर क्यों किया, एक्चुअल में इसके बेसिस पे सिर्फ पी और क्यू है। अगर ए और बी भी इसी के बेसिस पे होते ना, तो फिर टोटल पक्का 15,05,000 होता। ठीक है, अब हम लोग कैश को टैली कर लेंगे। 760 होगा बाई बैलेंस सीडी, और यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा, बीडी, टू बैलेंस बीडी। अब बैलेंस शीट में कैश लिख देंगे 760। अब टैली करके देखते हैं होता है कि नहीं। देखो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। फिर भी कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी।